है, क व्यंजन है, लेकिन क में ये हल लगा हुआ है, लेकिन ये तभी मुख से तभी आवाज बाहर निकलेगी जब इसके अंदर अ स्वर मिलाया जाएगा। व्यंजना नाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति, अर्थात जैसे ए, ऐ, ओ, औ, इनको हम संयुक्त अक्षर के अंतर्गत रखते हैं, और ए जो है वो दो स्वरों से मिलकर बना है, अ और ई से ए बना है, अ और ए से आई बना है, अ और उ से ओ बना है, अ और ओ से औ बना है। अभी तक हमने देखा था कि स्वर किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन, व्यंजनानी। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन एक सिंपल तौर पे हम समझ ले कि व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो कैसे, ये देखें, अर्थात व्यंजनों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से अवश्य होता है, यानी व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। अतः वर्णमालायाम व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र अ स्वरस्य योजनम भवति, अर्थात वर्णमाला के व्यंजनों का उच्चारण बोलने के लिए सर्वत्र अर्थात सभी जगह अ स्वर का योजन होता है, यानी अ स्वर को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए क में अ मिलाएंगे तब हम इसको बोलेंगे क, है ना। ख में अ मिलाएंगे तब हम इसको बोलेंगे ख, ग में अ मिलाएंगे तब हम बोलेंगे ग, क्योंकि इसको बोलते समय देखो लास्ट में अ की आवाज आती है ना, ध्वनि आती है क, देर तक बोलेंगे तो अ की ध्वनि आ रही है, तो वो जो ध्वनि है वो यही स्वर है। इस स्वर की वजह से हम मुख से इसकी आवाज निकाल पाते हैं या इसका उच्चारण कर पाते हैं। तो क में अ मिला क, ख में अ मिला ख, ग में अ मिला ग, घ में अ मिला घ। इस तरह से हम व्यंजनों में स्वर को मिलाकर इनको बोलते हैं। अत्र व्यंजनम केवल, जो व्यंजन होते हैं वो केवल ऐसे होते हैं जिसमें स्वर नहीं है। जब स्वर नहीं होता तब इसको हम ऐसे लिखते हैं, क में नीचे इसको हल लगाते हैं। और जो हल होते हैं माहेश्वर सूत्र के अनुसार हल का मतलब यह है जो व्यंजन, इत्येव अस्ति, ऐसे होते हैं। अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति, यहाँ पर अस्वर केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है, जोड़ा जाता है। व्यंजना नाम चत्वारः भेदाः सन्ति, व्यंजन के 4 भेद होते हैं। वर्ग्याः अर्थात स्पर्शाः वर्णाः, वर्ग्य अर्थात जिसे स्पर्श वर्ण बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिन्हें हम मुख के किसी ना किसी भाग को छू कर उच्चारण करते हैं। तो क वर्ग ये 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग्या अर्थात वर्ग है, ये 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पांचों वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, और इन सभी में अ स्वर मिला हुआ है ना, इन सभी में अ स्वर मिला हुआ है, इसलिए हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं। तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये हो गए वर्ग्या अर्थात स्पर्श व्यंजन। उसके बाद देखेंगे हम कि वर्ग्या स्पर्शा व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थानु अनुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति, अर्थात इन स्पर्श व्यंजन वाले वर्णों को स्वकीय उच्चारण, इनका अपना उच्चारण करने के लिए स्थान, इनके स्थान के अनुसार अर्थात उच्चारण स्थान जो इनका निश्चित किया गया है, इनको पांचों वर्गों में विभक्त किया गया है। उच्चारण स्थान के अनुसार ही इनको 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। कैसे? इसको फिर से देख लें कि ये क वर्ग जो है ये इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो पांचों ही वर्णों का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होगा। क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए पांचों वर्णों को एक वर्ग में रखा गया है क्योंकि इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग में जितने पांचों आए हैं इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए इसको एक वर्ग में रखा गया है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, इसलिए इन पांचों को हमने ट वर्ग में रखा है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए इन पांचों को हमने ओष्ठ
उच्चारण स्थान होने के कारण इसको हमने प वर्ग में रखा है। दूसरा है अंतस्था। अभी तक हमने देखा स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, वर्ग्याः अर्थात स्पर्श व्यंजन, स्पर्शाः वर्णा क्या होता है। अब हम देखेंगे अंतस्था वर्ण। अंतस्था स्था का मतलब होता है स्थित होना और अंत का मतलब अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जब हम सांस को लेकर रोक लेते हैं गले के पास, तब ये वाले वर्ण बोले जाते हैं य र ल व। आप बोलकर देखें, इसको बोलते समय हमें सांस को गले में लेकर रोकना पड़ता है, तब हम इसको बोलते हैं। जो अंतस्था वाले य र ल व हैं, इनको बोलने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इनको अर्थात में अर्ध स्वरा कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये दो स्वरों से मिलकर बने हैं। ई और अ से य बनता है और य भी आधा है। य में अ मिलाएंगे तब ये पूरा य बनेगा। इसी तरह से री में अ मिलाया तो र बना और र में अ मिलाया तो र पूरा हम उच्चारण ध्वनि के साथ बोल सकते हैं। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि य में अ मिलाया, जैसे यदि अपि। अब ये य तभी हम बोल पाए हैं क्योंकि इसमें अ स्वर मिलाया है। यदि अपि मिलाया तो शब्द बना यद्यपि। ऐसे ही री में अ मिलाया तब ये र बना। समझ रहे हैं ना, ये री में, ऋषि वाले री में अ मिलाएंगे तब ये र बना और र में भी अ स्वर मिलाएंगे तब हम इसको र पूरा बोलेंगे। जैसे कि पितृ आज्ञा है तो ट में जो री मिला हुआ है, इस री में ये वाला आ मिला तब ये रा पूरा बना। तो पित्रा ज्ञा तब हम बोलेंगे। तो जो त और र है ये तो संयुक्त है, ये वाला त आधा हो गया और ये वाला र में आ मिलाया तब ये रा पूरा बना, पित्राज्ञा। ऐसे ही री में अ मिलाया तो ल बना, ल में अ स्वर मिलाया तब ये ल को हम पूरा बोल पाते हैं। जैसे ये देखो, री में आकृति, री धन आकृति, अब री का ल बना। इस ल को हम तभी पूरा बोल पाएंगे जब इसमें ये वाला आ स्वर मिलेगा। जब स्वर मिला तब ला शब्द, ला अक्षर बना, ला कृति ही, ऐसे इसको हम बोलेंगे। इसी तरह से उ में अ मिलाया तो व बना, है ना। य र ल व ये सभी अंतस्था वर्ण है ना, ये बने कैसे ये हम अच्छे से समझ पा रहे हैं कि उ में अ मिलाया तब ये व बना और व में भी जब हमने अ मिलाएंगे तब इसको हम व की ध्वनि मुख से बाहर निकालेंगे। जैसे सु है तो सु में उ आया है तो उ का व बना और व में अ मिलाया, ये वाला अ मिलाया तो वा बना और वा बनने के कारण हम ये जो स था ये आधा हो गया क्योंकि इसमें से हमने उ निकाल लिया। उ को इसमें मिलाया तो ये वा बना, तो यहाँ आधा सा बना, इसलिए ये स्वागतम ये शब्द बना। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि इसके बाद आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण वो होते हैं जिनको बोलते समय सांस को हम बाहर की तरफ फेंकते हैं। ये यरलव को बोलने के लिए हमें सांस को अंदर रोकना पड़ा, तब हमने यरलव बोला। लेकिन ये ऊष्म वर्ण को बोलने के लिए हमें सांस को बाहर की तरफ फेंकना पड़ता है, तब ये अक्षर मुख से बाहर निकलते हैं। इसको बोल के देख लो, श, श, स, ह। सांस को बाहर फेंका तब ये अक्षर बोले गए, तो इसलिए इसे ऊष्म वर्णा बोलते हैं। सांस के साथ सांस की गर्मी को हम बाहर डालते हैं, बाहर की तरफ फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तब ये अक्षर बनते हैं। अब ये ऊष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निस्सरति, अर्थात ऊष्माणाम, ऊष्म वर्णों को, ऊष्म व्यंजनों को, ऊष्माणाम व्यंजनम, ऊष्म व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से उष्ण अर्थात गर्म वायु निकलती है, यानी बाहर निकलती है। देखा ना आपने, श, श, स, ह, हाथ रख के आप देख सकते हो कि कैसे हवा बाहर निकलती है, गर्म हवा। ऐसे करके देखो। उसके बाद देखें, फोर्थ नंबर पर, चौथे नंबर पर आता है अयोग वाह वर्णौ। अयोग वाह वर्णौ द्विवचन लगा है तो इसका मतलब दो है, ये दो अयोग वाह होते हैं। कौन कौन से? अंग और आहा। ये कोई स्वर या व्यंजन नहीं होते, ये एक तरह से एक चिन्ह है। तो किसी ना किसी पर लगाकर हम बताया, अ के ऊपर लगाया है तो ये अनुस्वार है, और जो विसर्ग, ये जो साइड में डॉट्स लगे हैं इसको हम विसर्ग बोलते हैं। इसका आगे देखें कि इसको कैसे यूज करेंगे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। अयोग वाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति। अयोग वाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण होते हैं। कैसे? अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। यहाँ उच्चारण के लिए स्वर का संयोजन पूर्व
किया गया है, इनका उच्चारण करने से पहले स्वर को जोड़ा गया है, न तो पश्चात पश्चात यानी कि इसको जोड़ने से पहले, इनका जब बोलेंगे तो इस अनुस्वार को बोलने से पहले हमने स्वर को जोड़ा है, ना कि बाद में नहीं। अत्र द्वौ अयोग वाहोस्तः, यहाँ दो तरह से अयोग वाह होते हैं। एक तो अंग बोलते हैं इसमें मिला, प्लस अनुस्वार मिला है, तब ये इसको अनुस्वार बोला। में विसर्ग लगा, प्लस विसर्ग है, तब ये विसर्गा बोला। तो विसर्ग के जो दो डॉट्स होते हैं, इसको बोलने के लिए हमें ह की ध्वनि निकालनी पड़ती है, तो इसको हम बोले विसर्गः। अनुस्वारः, जो ऊपर बिंदी होती है इसको अनुस्वार बोलते हैं, तो अनुस्वार, इसको अनुस्वार और विसर्ग ये दो अयोग वाह होते हैं, इनको अयोग वाह की श्रेणी में रखा जाता है। अब आगे देखें। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणाम संयोजनम भवति। व्यंजनों के साथ सर्वेषाम यानी हमेशा भी स्वराणाम संयोजनम भवति, स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजनों के साथ हमेशा ही स्वरों का संयोजन अर्थात स्वरों को जोड़ा जाता है। व्यंजनैः सह स्वराणाम संयोजनेन, व्यंजनों के साथ स्वरों को जोड़ने से ही गुणिताक्षराणि भवन्ति, गुणिताक्षर बनते हैं या होते हैं। ठीक है, अब तो अभी तक हमने स्वर और व्यंजनों को समझा,